मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत कि किस प्रकार से हम लैटिमर आरेख बनाते हैं, फ्रोस्ट डायग्राम बनाते हैं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत जो हमारा अगला बिंदु है, प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण में निहित सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्वों के जो निष्कर्षण में हम निम्नलिखित विधियों को प्रयुक्त करते हैं, और उन विधियों में सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो है बाई मैकेनिकल मेथड, यानी कि यांत्रिक विधि के द्वारा हम किस प्रकार से इनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है इसके अंतर्गत कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व को यांत्रिक विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ऐसे तत्व जो अक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उनको हम उनकी अशुद्धियों से यांत्रिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंतर्गत है आपका गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन इत्यादि। तो ये प्रकृति में अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, अतः इन्हें हम यांत्रिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो दूसरा बिंदु है, जिनके द्वारा दूसरा मेथड है जिनके द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं तत्वों को, वे है आपका इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड के द्वारा। थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड के द्वारा, यानी कि ऊष्मीय अपघटनों से। तो ऊष्मीय जो अपघटन है उनके आधार पर हम किस प्रकार से, यानी कि ऐसे यौगिक जो अपने यौगिकों के रूप में, ऐसे तत्व जो अपने यौगिकों में ऊष्मा के प्रति अस्थायी होते हैं, उन्हें हम विघटन के द्वारा, ऊष्मा देकर के विघटन के द्वारा हम उन्हें अलग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला उदाहरण है, जैसे फॉर एग्जांपल कि सोडियम एजाइड, ये इस प्रकार से सोडियम एजाइड को यदि हम गर्म करते हैं तो ये टूट करके इससे हमें सोडियम प्राप्त होता है और नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा है हमारा कि निकिल कार्बोनिल को यदि हम 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इससे हमें निकिल प्राप्त होती है, और कार्बोनिल में से निकिल, ये यहाँ पर CO बाहर निकलता है कि निकिल टेट्राकार्बोनिल, इसको यदि 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन गर्म करते हैं तो निकिल प्राप्त होती है और 4CO इसमें से बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार से जो नेक्स्ट जो मेथड है C हमारा, कि विभिन्न जो ऑक्साइड हैं, परऑक्साइड हैं, उनको यदि हम गर्म करते हैं तो उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यदि हम गर्म करें तो इसमें से H2O + O2 ये इस प्रकार से बाहर निकलता है। बेरियम ऑक्साइड यदि हम इसको गर्म करें तो BaO, यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड बनता है, BaO डाइऑक्साइड है, इससे BaO बेरियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उसमें अपघटन के द्वारा हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं तत्वों को। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण मेथड है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एलिमेंट बाय अनदर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मेथड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एलिमेंट बाय अनदर, यानी एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन। क्या है इसके अंतर्गत कि जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आते हैं वे उनसे नीचे स्थित तत्व के विलयन में से उस तत्व को विस्थापित कर सकते हैं, उस तत्व को विस्थापित कर सकते हैं और उस तत्व को विस्थापित करके मुक्त कर सकते हैं। तो यह विधि उन्हीं तत्वों के लिए लागू होती है जो नंबर 1 जल के साथ में क्रिया नहीं करते हैं, और नंबर 2 इस विधि में हम एक
महंगे तत्व को एक सस्ते तत्व के द्वारा रिप्लेस करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर हो, वो डाल दें तो उसमें से जो महंगा तत्व है वो उसके विलयन में से हम उसको अलग करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है हमारा वो है इस प्रकार से कि जिंक का जो हम करते हैं इसके अंतर्गत अयस्क, तो जिंक के अयस्क में जिंक सल्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड के साथ में आपका कैडमियम जो सल्फाइड है वो भी पाया जाता है, जिंक सल्फेट पाया जाता है, कैडमियम सल्फेट पाया जाता है। तो जब भी हम जिंक का इसमें जिंक का अयस्क से प्राप्त करते हैं, सोडियम जिंक सल्फेट से जिंक प्राप्त करते हैं, तो उसमें कुछ मात्रा में कैडमियम सल्फेट भी प्रेजेंट होता है। जिंक जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैडमियम से ऊपर आता है, तो हम उस कैडमियम सल्फेट के विलयन में यदि हम इस प्रकार से यहाँ पर जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें जो कि जिंक है सॉलिड के रूप में, तो यहाँ से ये कैडमियम हमें प्राप्त हो जाएगा और जिंक उसकी आयनिक अवस्था के अंदर उसको रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक ऐसे ही जो आयरन है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर के विलयन के अंतर्गत यदि हम छोटा सा आयरन का टुकड़ा डाल दें तो यहाँ से हमें ये कॉपर सॉलिड के रूप में प्राप्त होगा और ये इसके आयनों के साथ में जो आयरन है वो आयरन सल्फेट बना लेगा। उसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बाई केमिकल रिडक्शन मेथड एट हाई टेम्परेचर। उच्च तापक्रम पर रासायनिक अपचयन विधि के द्वारा हम तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जो निष्कर्षण के अंतर्गत सर्वाधिक प्रचलित जो विधि है वो है कि इस विधि में हम औद्योगिक मात्रा में तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। यौगिकों को उपयुक्त अपचायक के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर उच्च तापक्रम पे यदि गर्म किया जाता है तो हमें विभिन्न तत्व प्राप्त होते हैं। पहला जो मेथड है उसके अंतर्गत है रिडक्शन बाई कार्बन, कार्बन के द्वारा अपचयन। तो बिल्कुल सिंपल है इसमें कि ये Fe2O3 ऑक्साइड है और 3 कार्बन के साथ में इसका रिडक्शन करें, अपचयन करें हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो इसमें हमें आयरन प्राप्त होता है और 3CO इसमें से बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में गर्म करते हैं तो ये आपका लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जिंक हमें प्राप्त होता है और CO इसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से लेड जो ऑक्साइड है कार्बन के साथ गर्म करें तो लेड प्राप्त होता है, CO इसमें से बाहर निकलता है। उसके बाद अगला जो बिंदु है इसी का कि केमिकल जो रिडक्शन है मेथड उसके अंतर्गत है बाई अदर एलिमेंट्स। तो बहुत सारे अन्य जो धातु हैं कि कार्बन के द्वारा यदि हम अपचयन करवाते हैं तो उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कि प्रायोगिक अथवा आर्थिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होती है, इसलिए हम अन्य तत्व कार्बन के स्थान पर काम में लेते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो इसके लिए है जैसे एल्यूमिनियम के द्वारा जो केमिकल रिडक्शन कराते हैं हम, तो इसमें है क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रकार से क्रोमियम प्राप्त होता है और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक इसी प्रकार ये बोरोन के साथ में ऑक्साइड है, इसका अगर हम अभिक्रिया करवाएं, रिडक्शन करवाएं, अपचयन करवाएं तो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करने से बोरोन प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। उसके बाद अगला जो बिंदु है नेक्स्ट पॉइंट C कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्साइड अपचयन के प्रति स्थायी हों तो उनके क्लोराइड हैलाइड को सोडियम अथवा मैग्नीशियम आदि धन विद्युत धातुओं के साथ अपचयित करवाते हैं। ऐसे जो ऑक्साइड जो कि अपचयन के प्रति स्थायी होते हैं उनको हम सोडियम या मैग्नीशियम जो धातु हैं उनके साथ में धन विद्युतीय धातुओं के साथ में उनका अपचयन करवाते हैं। किसके साथ में? उन तत्वों के क्लोराइड्स या उनके हैलाइड्स के साथ में। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिया है टाइटेनियम क्लोराइड, तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का यदि हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इस प्रकार टाइटेनियम बनता है और 4NaCl हमें प्राप्त होता है।
ठीक इसी प्रकार जो टाइटेनियम क्लोराइड है TiCl4 टेट्राक्लोराइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टाइटेनियम बनता है और उसके बाद में 2 मैग्नीशियम क्लोराइड ये इस प्रकार से बनता है, जो कि ऐसे ऑक्साइड जो अपचयन के प्रति स्थायी होते हैं उनके लिए हम इस प्रकार से यूज करते हैं। अगला हमारा बिंदु है कि नेक्स्ट डी, कोई जो सल्फाइड अयस्क जैसे लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड आदि को पहले हम वायु की उपस्थिति में भर्जन करवाते हैं। वायु की उपस्थिति में हम इस प्रकार से रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर करवाते हैं तो ये सल्फाइड जो है आंशिक रूप से ऑक्साइड में बदल जाते हैं इस प्रकार से कि 2CO + CuS, और जब इसका हम वायु की अनुपस्थिति में फिर दोबारा भर्जन करवाते हैं तो इस प्रकार से हमें कॉपर प्राप्त होता है और SO2 इसमें से बाहर निकल जाती है। उसके बाद में जो अंतिम इसके अंतर्गत बिंदु है हमारा जो था कि केमिकल रिडक्शन मेथड के द्वारा हम उच्च तापक्रम के ऊपर, वो है बाय रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करके भी हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, मेटल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें था अपना कि जर्मेनियम ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो इस प्रकार से जर्मेनियम हमें प्राप्त होती है और यहाँ पर जर्मेनियम प्राप्त होता है और यहाँ पर 2H2 इसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो अमोनियम टेट्रामोलिब्डेनम है इस प्रकार से H2 हाइड्रोजन के साथ इसका करवाते हैं अपचयन तो मोलिब्डेनम प्राप्त होता है, H2 इसमें से बाहर निकलता है प्लस NH3 इसमें से निकलता है। ये जो मेथड है वो आपका अधिक यूज नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मेटल और हाइड्रोजन है वो उच्च ताप पर अभिक्रिया करके हाइड्राइड बना लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मेथड ज़्यादा उपयोगी नहीं है हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन करने वाला, क्योंकि उच्च ताप के ऊपर ये मेटल और हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्राइड बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से कि जो हाइड्रोजन है वो वातावरण की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके विस्फोटक बना लेती है, इसलिए ज़्यादा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है और कई जगह पे ये जो हाइड्रोजन है तत्वों के साथ में कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड बना लेती है, तो इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। अंतिम जो बिंदु है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटनी अपचयन। तो ये जो विद्युत अपघटनी अपचयन है वो किसी भी आयनिक यौगिक का यदि विद्युत अपघटनी अपचयन करवाया जाता है तो कैथोड के ऊपर उसका अपचयन होता है और अपचयन होकर के वहाँ पर धातु मुक्त होती है। और इस विधि में तत्वों को बहुत ही शुद्ध मात्रा में इलेक्ट्रोलिटिक जो रिडक्शन है शुद्ध मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। और विद्युत अपघटन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, कि ऐसे तत्वों का हम इस जलीय माध्यम के अंतर्गत अपचयन करवाते हैं जो जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु है इन अदर सॉल्वेंट, तो जो एजिलीय विलायक हैं उनके अंतर्गत हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा करके प्राप्त कर सकते हैं। इन फ्यूज्ड मेल्ट्स जो है गलित अवस्था में तत्वों की आपस में गलित अवस्था में जो प्राप्त होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको इनके जो PDF नोट्स हैं वो भी आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ से इनको पढ़ें, अच्छी तरह से तैयार करें। कोई सवाल हो इसलिए वहाँ से इनको पढ़ें, अच्छी तरह से तैयार करें। कोई सवाल हो, आपका कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछें। धन्यवाद।